Assalamualaikum class. This is Theory and Practice in Accounting course and I am your faculty अनिला देवी. आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट विद इनडायरेक्ट मेथड और मोस्टली 97% कंपनीज इनडायरेक्ट मेथड यूज करती हैं. बट here we will discuss direct method as well. जो भी आप डायरेक्ट मेथड की कैलकुलेशन होंगी, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी फॉर्मूलाज होंगे और किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले रिकैप दे लेते हैं एक लास्ट लेक्चर का कि जो हमने लास्ट लेक्चर में इनडायरेक्ट मेथड किया था तो उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे. एक बार उनका ओवरव्यू करके फिर हम डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करते हैं कि डायरेक्ट मेथड में किस तरीके से हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है. क्लियर. सबसे पहले बात करते हैं पर्पस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. पर्पस क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स ऑफ बिजनेस एंटिटी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो भी कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है, कैश रिसिप्ट हो रहा है और कैश पेड हो रहा है, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं ड्यूरिंग द पीरियड, वो सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रही हैं. क्लियर. अब वो मेथड होता है डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली, जो उनकी फॉर्मेटिंग होती है वो डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली करेंगे और जो इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली होगी वो इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू कैलकुलेट होते हैं. क्लियर. अगेन द सेम क्वेश्चन हेल्प्स द इन्वेस्टर्स विद क्वेश्चन अबाउट द कंपनी. इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं कि कंपनी की क्या क्या आपके पास पोजीशन है, क्या कंपनी की वैल्यू है, वर्थ है. एबिलिटी टू जनरेट पॉजिटिव कैश फ्लोज. एग्जैक्टली वही चीज़ है कि आप कैश फ्लोज पॉजिटिवली जनरेट करेंगे और एबिलिटी टू मीट द ऑब्लिगेशंस एंड टू पे डिविडेंड्स. आप प्रॉपरली उनकी ऑब्लिगेशंस को मीट करें और टाइमली डिविडेंड पे करें, क्योंकि हर इन्वेस्टर यही चाहता है कि हमें टाइमली डिविडेंड मिले. और टाइमली डिविडेंड मिलने से एक बात ये भी होती है कि वो इन्वेस्टर्स कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म अटैच रहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके रखते हैं. ठीक है. The need for external financing, whether we will calculate क्या ऑर्गेनाइजेशन को, क्या एंटिटी को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत है. देन बात करते हैं इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन फॉर द पीरियड. जो भी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन हुई है ड्यूरिंग द पीरियड वो सारी हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर. फर्दर मैं यहाँ पे बात करूँ, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे with respect to direct method, तो उसमें भी यही सारी चीज़ें हैं. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. और इन सब का जो भी कैलकुलेशन होगी, जो भी टोटल होगा, वो आपका नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश आएगा. डन. उसके बाद आप लिखते हो कि बिगनिंग द ईयर कैश कितना है. अगर वो पॉजिटिव में है तो ऐड कर देते हैं, अगर वो नेगेटिव में है तो माइनस कर देते हैं. देन आप देख रहे होते हो कि कैश आपके पास टोटल कितना आ रहा है ईयर एंड पे, वो आपका वैल्यू आ जाती है. क्लियर. अब अभी तक चीज़ें कॉमन ही चल रही हैं क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट डायरेक्ट मेथड में भी आते हैं और इनडायरेक्ट मेथड में भी आते हैं. यहाँ पे उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो देखी थी कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन. जो ऑपरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती है. जो इन्वेस्टिंग ट्रांजेक्शन है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती है और जो फाइनेंसिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही आती है. ये 3 सेक्शन कॉम्प्राइजेज है कैश फ्लो स्टेटमेंट में. डायरेक्ट मेथड में भी यही 3 एक्टिविटीज़ आ रही होती है, इनडायरेक्ट मेथड में भी यही 3 एक्टिविटीज़ आएंगी. देन आगे हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो में क्या हो रहा है. इनफ्लोज अगर कैश के हो रहे हैं तो इनफ्लोज कहाँ से हो सकते हैं? अगर सेल्स, हमने कस्टमर को सेल्स की है या इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हमने रिसीव किया है. क्लियर. जगह अगर हमने सेल्स किए या इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव किया तो वो हमारे कैश फ्लोज में ऐड होगा. और अगर आउटफ्लो हुआ है, जो कि आउटफ्लो की लिस्ट है कि सप्लायर ऑफ मर्चेंडाइज और सर्विसेज, अगर सप्लायर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, लेंडर्स फॉर इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ फॉर टैक्सेस है, ये सारी चीज़ें आउटफ्लोज में काउंट होती हैं और ये आउटफ्लोज माइनस होते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से. देन आगे हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से. इन्वेस्टिंग में भी हमने ये देखा कि इन्वेस्टिंग का इनफ्लो कहाँ से आ रहा है, आउटफ्लो कहाँ से आ रहा है और इसका अल्टीमेट जो नेट इफेक्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो क्या आएगा. तो सबसे पहले इनफ्लोज में बात करें, सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड प्लांट एसेट्स
अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट हम सोल्ड आउट कर रहे हैं, कोई एसेट सोल्ड आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास उसमें से कैश आता है। इसके अलावा कलेक्टिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लोन, अगर कोई हम लोन रिसीव कर रहे हैं, हमारे पास कैश हमारे पास आता है, तो वो दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब आगे हम बात करते हैं आउटफ्लो की। आउटफ्लो कौन कौन से हैं? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड प्लांट एसेट्स, परचेज ऑफ डेट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड मेक लोन्स, ये सारे हमारे पास आउटफ्लोज हैं जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से माइनस होते हैं। डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब कौन कौन से ऐसे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के जो इफेक्ट लाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इनफ्लो की बात करें तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोइंग की अगर बात होगी, वो हमारे पास इनफ्लोज है। ऑनर्स अगर स्टॉक इशू कर रहा है कोई ऑनर, तो हमारे पास वो इनफ्लोज में आ सकता है। आउटफ्लो की बात करें तो मेक पेमेंट ऑन बोरोड फंड्स, आपने कहीं से लोन लिया था, वो लोन आप पे ऑफ कर रहे हैं, उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो वो एक बिजनेस में आउटफ्लो आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आगे क्वेश्चंस में भी प्रैक्टिस करेंगे, तो यही मोर और लेस चीज़ें होंगी। अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर है कि इनफ्लो कौन से होंगे, आउटफ्लो कौन से होंगे, तो आप क्वेश्चन इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे और अटेम्प्ट भी कर सकेंगे। आगे बात करती हूँ ऑनर्स फॉर डिविडेंड्स। डिविडेंड्स में क्या क्या पे करते हैं, किस तरीके से पे करते हैं। अगर ऑनर्स को डिविडेंड पे कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस होगा। परचेज ट्रेजरी स्टॉक, अगर कोई भी ट्रेजरी स्टॉक अगर परचेज कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो वो भी हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से माइनस हो रहा होता है। अब बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं, कैश में अगर करेंसी आ रही है वो आपका कैश है, और इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वो कैश आपका जो इजीली रेडीली अवेलेबल है और कन्वर्टेबल है कैश में, और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मैच्योरिटी डेट बहुत करीब है, तो वो भी हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही आ रहा होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कंपनी का नेम। सबसे पहले फॉर्मेटिंग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड अगर हम कर रहे हैं, तो कंपनी नेम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड पीरियड कवर्ड। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो भी बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन्स हुई है वो सारी यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही होंगी। इसमें से सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। जो भी आपके बिजनेस में इनफ्लोज हुए हैं, आउटफ्लोज हुए हैं, उनकी आप प्रॉपर यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं। देन आप देखते हो नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेशंस की एक्टिविटीज से आप क्या क्या कैश लेके आ रहे हो, फाइनली उसका नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। क्लियर? द ऑपरेटिंग कैश फ्लो सेक्शन कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग एज अ डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ये जो ऑपरेटिंग का मेथड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पोर्शन है, इसमें आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। हमने इनडायरेक्ट मेथड सीख लिया था, कर लिया था, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लिए थे कि उसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी और उसको अटेम्प्ट किस तरीके से करेंगे। आज हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट मेथड है और उसमें हम ट्रांजेक्शन कैसे पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स लुक एट द डायरेक्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पहले क्लियर हो जाए, देन क्वेश्चन परफॉर्म करना आसान हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड में बात करते हैं कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। अब accrual basis revenue includes sales that did not result in cash inflows. अगर accrual basis पे काम हो रहा है सेल्स पे, तो सेल्स तो सारी यहाँ पे कैश भी आ रही होंगी और क्रेडिट भी आ रही होगी, तो जो सेल्स का अमाउंट है वो दोनों ऐड होंगे, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। मतलब आपके कैश के सेल्स के अंदर क्रेडिट सेल्स भी होंगी और कैश सेल्स भी होंगी। क्लियर? और इसमें ये बता रहा है दैट डिड नॉट रिजल्ट इन कैश इनफ्लोज। जो कैश इनफ्लोज हो चुके हैं, हमारे पास कैश रिसीव्ड हो चुके हैं, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें क्या कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, नेट सेल्स के अंदर आप ऐड करेंगे जब अकाउंट रिसीवेबल्स डिक्रीज होते हैं, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे पास हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का जब हम डिफरेंस देख लेते हैं, तो उस डिफरेंस में अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम नेट सेल्स के अंदर ऐड करेंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम माइनस करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कितना है। क्लियर?
इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ नेट सेल्स की। नेट सेल्स के अंदर कैश सेल्स भी है, क्रेडिट सेल्स भी है। ठीक है, तो जो कस्टमर से कैश रिसीव हुआ है वो हमें पता नहीं चलता कितना रिसीव हुआ है, तो उसके लिए हम ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे इन अ सेंस कि अकाउंट रिसीवेबल में जो भी डिफरेंस आ रहा है, अगर वो डिफरेंस आपके पास अकाउंट रिसीवेबल्स को डिक्रीज कर रहा है, अगर करंट ईयर से ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में अकाउंट रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो हम उनको ऐड कर देंगे। अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो हम नेट सेल से माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स कितना आ रहा है। क्लियर? एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ देख लेते हैं, एग्जाम्पल की सपोर्ट से कि किस तरीके से होगा। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स की बात कर रहे हैं कि कस्टमर से कैश रिसीव कितना होगा, क्योंकि एग्जैक्टली आपके पास तो अमाउंट गिवन नहीं है कि कैश कितना रिसीव हुआ, लेकिन आप सेल्स के थ्रू अकाउंट रिसीवेबल्स एंड अकाउंट पेबल्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स कितना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। द अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस वाज 80,000 ऑन 12th December 2004, 31st December 2004, और 1,10,000 आ रहा है 31st December 2005। तो अकाउंट रिसीवेबल्स का जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 80,000, और जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो 1,10,000 आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है वो 30,000 का आ रहा है, और 30,000 इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? अकाउंट रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, और एज पर फॉर्मूला जब अकाउंट रिसीवेबल्स इंक्रीज होते हैं तो हम वो सेल्स में से माइनस करते हैं। If the accrual sales for 2005 was 9 lakh, what was cash basis revenue? प्योरली कैश के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो देखेंगे। तो जब हमारी सेल्स हमारी बस अकाउंट रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए हैं, जब अकाउंट रिसीवेबल्स इंक्रीज होते हैं तो वो माइनस होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है जो 30,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो इंक्रीज इन रिसीवेबल 30,000 का डिफरेंस जो है वो माइनस होगा, तो 8,70,000 कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स है। क्लियर? अब हम देखते हैं, लेट्स लुक एट सम सिंप्लीफाइड फार्मूलाज फॉर कंप्यूटिंग डायरेक्ट मेथड कैश फ्लोज। डायरेक्ट मेथड कैश फ्लोज के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव में क्या बात होगी, क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में ये देखा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब बात हो रही है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले ये देखा जाता है कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स कितना है, और वो हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव की। तो जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो, तो उसमें हम देखते हैं इंटरेस्ट रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो हम उनको ऐड करेंगे, और अगर इंक्रीज हो रहे हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल्स तो हम अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उनको माइनस कर देंगे। ठीक है? डिविडेंड रिसीव में भी यही हो रहा है, डिविडेंड रेवेन्यूज जो हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, तो अगर डिविडेंड रिसीवेबल्स में डिक्रीज आ रहा है तो हम ऐड कर देंगे, और डिविडेंड रिसीवेबल्स में अगर कोई इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है? अल्टीमेटली हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव पे क्या कैलकुलेशन होगी और कैसे होगी। क्लियर? आगे हम फर्दर क्वेश्चंस में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने ये कंप्यूटेशन की है। फर्दर हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड में कैश पेड फॉर मर्चेंडाइज। कितना कैश पे कर रहे हैं मर्चेंडाइज के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कैश पेड फॉर मर्चेंडाइज, कि कितना हमने इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए आपने कैश पे किया है। सबसे पहले स्टेप 1 है परचेजेस की। जब भी बात होगी तो सबसे पहले ये देखना है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर आप इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे इन्वेंट्री का। अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो जो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है उससे आप ऐड कर दोगे, और जो अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, जो भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस आ रहा है, अगर वो डिक्रीज हो रही है तो वो आप माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से, तो हमारे पास टोटल परचेजेस आ जाएंगी। जब हमारे पास टोटल परचेजेस आ जाती हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि डिक्रीज एंड इंक्रीज इन अकाउंट पेबल कितना आ रहा है, और इससे हमें पता चलेगा कि कैश पेड फॉर मर्चेंडाइज कितना है। अगर परचेजेस में हम डिक्रीज इन अकाउंट पेबल आ रहा है तो हम ऐड कर देंगे, और इंक्रीज इन अकाउंट पेबल आ रहा है तो हम माइनस कर देंगे। तो इससे हमारे पास ओवरऑल इम्पैक्ट पता चल जाएगा कैश पेड फॉर मर्चेंडाइज कितना है।
कितना है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ कि किस तरीके से इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में कैश पेड फॉर मर्चेंडाइज। हाउ मच डिड मार्टिन कंपनी पे फॉर इन्वेंट्री इन 2005? ने इन्वेंट्री के लिए कितना कैश पे किया? तो मैं प्रीवियस स्लाइड में देखूं तो स्टेप 1 और स्टेप 2 गिवन है। तो इन दोनों स्टेप्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं वर्किंग करूं तो सबसे पहले यहाँ पे बात आ रही है कि आपके पास परचेजेस हैं 2005 के। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इन्वेंट्री एट ओपनिंग, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री 130 है, 1,30,000। इन्वेंट्री क्लोजिंग है 1,65,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे आ रहा है क्लोजिंग में, मतलब एट द ईयर एंड आ रहा है 9 lakhs। अकाउंट पेएबल का ओपनिंग बैलेंस 23,000 है और अकाउंट पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस 35,000 है। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना मार्टिन ने अपनी इन्वेंट्री परचेज करने के लिए पे किया। तो एज पर रूल सबसे पहले जब हम बात करते हैं परचेज फॉर 2005 वर 9,35,000, किस तरीके से परचेजेस हुई। एज पर फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा था कि परचेजेस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो ऐड कर देंगे, अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 9 लाख है और इसके अंदर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। तो जब इंक्रीज हो रही है क्योंकि 1,30,000 से आप 1,65,000 पे जा रहे हैं, तो 35,000 का जो इंक्रीज आया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्लियर। तो अब आगे परचेजेस की टोटल वैल्यू जो कि है 9,35,000। क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं कैश पेड फॉर मर्चेंडाइज कितना आ रहा है 2005 में। वो आ रहा है 9,23,000। ये कैसे आया? आपने देखा कैश पेड कितना, टोटल परचेजेस कितनी आ रही है 9,35,000। अब यहाँ पे देखना है कि अकाउंट पेएबल के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो प्लस होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 23,000 एंड 35,000 के अंदर, वो डिफरेंस आ रहा है 12,000, और 12,000 क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो ये यहाँ से माइनस होगा। क्लियर। तो टोटल जो अमाउंट आ गया वो 9,23,000 आ गया और सही हमारा अमाउंट है 9,23,000। क्लियर। आई होप सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से कैश पेड फॉर मर्चेंडाइज। इट्स अ 2 स्टेप प्रोसीजर। स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 में आप सारी परचेजेस की वर्किंग करते हो। स्टेप 2 में आप जो परचेजेस आपने गिवन है और जो आपने कैलकुलेट किया उसके अंदर अगर अकाउंट पेएबल में डिफरेंस आ रहा है वो ऐड और लेस कर दोगे तो आपके पास कैश पेड फॉर मर्चेंडाइज आ जाएगा। क्लियर। आई होप सो क्लास यहाँ पे आपको समझ आ चुके होंगे। अब आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी समझ आ गए और उनसे रिलेटेड आपने कैलकुलेशंस भी कर दी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कैश डायरेक्ट मेथड कैश पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस। अगर आप एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होगी और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। आफ्टर डिटेक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस द कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस इज अफेक्टेड बाय, किस किस वजह से अफेक्टेड होगा, क्योंकि वो जो हमारे पास डेप्रिसिएशन और नॉन कैश एक्सपेंस निकालने के बाद जो एक्सपेंसेस पे इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है कि कौन कौन से प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से एक्रूड एक्सपेंसेस हैं। अब प्रीपेड और एक्रूड के बारे में हमें पता चलता है बैलेंस शीट से, क्योंकि बैलेंस शीट जब सामने होती है उसमें हम कैलकुलेट करते हैं तो उनके करंट एसेट्स में आपके प्रीपेड्स आ रहे होते हैं और करंट लाइबिलिटीज में आपके एक्रूड आ रहे होते हैं, और वहां पे आप उनका डिफरेंस देख रहे होते हैं। जब उनका डिफरेंस देख रहे होते हैं तो आपको पता चल रहा होता है एक्सपेंसेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। लेट्स डिस्कस कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। कितना कैश एक्सपेंस के लिए आप पे ऑफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखते हो एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके बाद इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। अगर एक प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो आप उसको ऐड कर दोगे, अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं इन प्रीपेड एक्सपेंसेस तो आप उसे माइनस कर देंगे। क्लियर। और यही अगर एक्सपेंसेस प्रीपेड की बात करूं तो आपके पास ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। और अगर इसमें प्रीपेड में अपोजिट जाऊं एक्रूड में तो बिल्कुल अपोजिट एक्रूड की आपकी ट्रांजेक्शन पोस्ट होंगी कि वहाँ पे एक्सपेंसेस जब एक्सपेंसेस में आप माइनस करेंगे जब एक्रूड लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही होंगी। आपके पास एक्सपेंसेस से आप एक्सपेंसेस के अंदर जब एक्रूड लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो आप उनको ऐड करोगे और जब इंक्रीज होंगी तो आप उसे माइनस करेंगे। क्लियर। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार ये समझ आ गए तो फिर आप क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे, क्योंकि पीछे बेसलाइन आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है।
अब हम देखते हैं नाउ लेट्स प्रिपेयर अ डायरेक्ट मेथड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर मार्टिन कंपनी। डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जिसमें बात हो रही है मार्टिन एंड कंपनी की।